हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका फ्रेंड सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों, हम 2021 एग्जाम्स के लिए न्यू रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं दोस्तों। और ये जो न्यू रिकॉर्डिंग्स है, इसमें ये हमारा लेक्चर नंबर 11 रिकॉर्ड होने जा रहा है। इससे पहले हम ऑलरेडी 10 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं और वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। एज वेल एज जो हमारी एंड्रॉयड ऐप है उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। और हम ये जो नई रिकॉर्डिंग्स हैं, इसमें हम कॉन्सेप्ट नोट्स आप लोगों को क्लास में ही बनवा रहे हैं। आपको अलग से कोई भी प्रिंटेड मटेरियल, कोई भी स्टडी मैट अलग से फॉलो नहीं करना है। हम जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट नोट्स बनवाएंगे, एवरीथिंग इज टोटली कवर्ड माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग जब उसको राइटिंग करेंगे, लिखेंगे, तो आप लोगों को वो लर्न भी होंगे। एज वेल एज दोस्तों, हम आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी करवाने वाले हैं साथ में। जैसे ही पर्टिकुलर कोई भी चैप्टर फिनिश होता है, उसके क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे। क्वेश्चन जो हमारा बैंक होगा वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एवरी चैप्टर हम आप लोगों को क्वेश्चन बैंक देंगे और ये क्वेश्चन बैंक भी 2021 के हिसाब से फुल्ली अमेंडेड होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तैयार हो जाइए मेरे साथ लेक्चर नंबर 11 के लिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था? मैं आप लोगों को सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था। सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसके अंदर हमारा डिस्कशन हो रहा था, दैट इज इन रिलेशन टू शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि व्हाट इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड व्हाट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। हम एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं हमारी लास्ट क्लास का दोस्तों। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी आप कोई गुड्स में से टाइटल ट्रांसफर करते हो तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। लेकिन जब आप गुड्स किसी को यूज करने के लिए देते हो तो दैट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि उसमें आपने उसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया है, राइट। लैंड बिल्डिंग जो होती है वो कभी भी गुड्स नहीं होती है, इसलिए लैंड बिल्डिंग की ट्रांसफर को हम सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोल सकते। लेकिन अगर वो हम किसी को यूज करने के लिए देते हैं तो इट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। लैंड बिल्डिंग में एक बात याद रखनी है दोस्तों, अगर आप एडवांस में बुकिंग करा लेते हो किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में, तो जो बिल्डर होता है वो एक तरह से आपको सर्विस दे रहा होगा और हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। लेकिन अगर आप इंटायर कंसिडरेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पे कर रहे हो तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। इट इज आउटराइट सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये सारी बातें डियर मैंने आपको लेक्चर नंबर 10 में बताई थी, राइट। इसके बाद में दोस्तों मैंने आपको बोला था कि बिजनेस असेट भी ट्रांसफर होती है। अगर आपने उस पर कंसिडरेशन लिया है या नहीं लिया है डजेंट मैटर। अगर आप ऑलरेडी आईटीसी ले चुके हो तो बिजनेस असेट जब आप किसी को दोगे, चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट दोगे, तो उसे भी दोस्तों ट्रांसफर माना जाएगा। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी एंड इट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ गुड्स। अच्छा, अगर गुड्स का टाइटल फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर हो रहा है तो दोस्तों वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ये सारी बातें डियर हमारी डिस्कस हो गई थी। इसके बाद दोस्तों कोई भी प्रोग्रामिंग करवाते हो, सॉफ्टवेयर का डिजाइन अडेप्शन करवाते हो, तो वो भी क्या माना जाएगा? वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अगर आपके पास कोई भी इंटेंजिबल असेट है, कोई भी ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, वो आप यूज करने के लिए देते हो तो दैट इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर किसी बिजनेस की एक्टिविटी को ना करने के लिए पैसा मिलता है, किसी एक्टिविटी को टॉलरेट करने के लिए पैसा मिलता है, किसी भी चीज से दूर रहने, रिफ्रेन करने के लिए पैसा मिलता है, if it is a non competition agreement then it is also called supply of service। तो हम कोई भी गुड्स अगर यूज करने के लिए देते हैं तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों कंपोजिट सप्लाई की बात हुई थी, जिसमें रेस्टोरेंट में आप अगर खाना खाने जाओगे या आप किसी से कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट करोगे, किसी भी पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी या किसी भी तरह का अगर आप कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट करोगे जिसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है और सर्विस भी इन्वॉल्व है, तो भी हम उसको दोस्तों सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। कोई भी एओपी, बीओवाई, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर ये लोग भी कोई सपोज करिए अपने ही मेंबर्स को दोस्तों, अगर ये लोग कोई भी क्या देते हैं, अपने ही मेंबर्स को क्या देते हैं दोस्तों, कोई भी गुड्स की सप्लाई करते हैं, दैट इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ गुड्स। तो दोस्तों ये हमारा शेड्यूल नंबर 2 कल हो गया था, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 7(1)(a) सबसेक्शन 1A ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इसमें दोस्तों आपको सप्लाई के बारे में नहीं बताया है, इसमें आपको ये बताया है कि हम किसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोले और हम किसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोले। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट सीबीआईसी के क्लैरिफिकेशंस लेकर आ रहा हूं। तो आप सभी लोग अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो
और उसमें नोट डाउन करना स्टार्ट करो। दोस्तों ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे शेड्यूल 2, इसके जस्ट बाद में आप लोगों को CBIC की कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस लेकर आ रहा हूं विच इज टोटली कवर्ड ऑफ योर स्टडी मटेरियल ऑफ ICAI। जो भी बातें हम आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये हमने कंप्लीट ICAI स्टडी मटेरियल को कवर करते हुए बताइए आपको। तो प्लीज स्टार्ट करिए राइटिंग करना, फिर मैं आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्लैरिफिकेशन आया है दैट इज इन रिलेशन टू टेनेंसी राइट्स। जो टेनेंसी राइट्स होते हैं दोस्तों, उसको लेकर क्लैरिफिकेशन दिया है। इसको पगड़ी सिस्टम भी बोलते हैं दोस्तों, पगड़ी सिस्टम। तो ये मैं भी आप लोगों को बताता हूं दोस्तों क्या इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो पगड़ी सिस्टम होता है, पगड़ी सिस्टम, नॉट पगली, इट इज पगड़ी सिस्टम, नोट कर लीजिए, अभी आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। ये जो पगड़ी सिस्टम होता है दोस्तों, इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? सप्लाई ऑफ सर्विस। दूसरी बात एक और नोट कर लो, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स। ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स कैन नॉट बी treated as sale of land, cannot be treated as sale of land। और थर्ड पॉइंट आप यहां पर नोट कर लो, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स टू a new tenant against consideration in the form of tenancy, premium, tenancy premium is taxable। देखिए दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या होता था दोस्तों, महाराष्ट्र में तो अभी भी ये सिस्टम चलता है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पर देते हो, उसको हम बोलते हैं टेनेंसी। आप उसको सेल नहीं कर रहे, इट इज ओनली टेनेंसी राइट, आपने उसको यूज करने के लिए दिया है। तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम जो टेनेंट होता है उसका उस प्रॉपर्टी पर टेनेंसी राइट क्रिएट हो जाता है, जिसको कई जगह पर पगड़ी सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर्टी की ओनरशिप तो आप ही के पास रहती है, लेकिन वो टेनेंट आपकी प्रॉपर्टी को वैकेट करेगा या नहीं करेगा ये उस पर डिपेंड करता है। वो आपको ऑलवेज रेंट पे करता रहेगा, बिकॉज जब वो एक लॉन्ग टर्म पीरियड पर वहां पर अपनी वर्किंग करता है तो उसका वहां पर एक राइट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसने वहां पर बहुत हार्डवर्क किया और एक लंबे टाइम तक प्रॉपर्टी को होल्ड किया। तो वो जब भी वहां से खाली करेगा प्रॉपर्टी को या वैकेंट करेगा, तो वो अपना टेनेंसी राइट किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, तो ओनरशिप आपके पास रहेगी, लेकिन अपने टेनेंसी राइट को जब वो ट्रांसफर करेगा तो वो ट्रांसफर करना इज नॉट अ सेल ऑफ लैंड, इट इज नॉट अ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। दोस्तों हम उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स टू अ न्यू टेनेंट। जब हम अपना टेनेंसी राइट किसी न्यू टेनेंट को ट्रांसफर करते हैं, वो भी अगेंस्ट कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ टेनेंसी प्रीमियम, इट इज ऑल्सो टैक्सेबल। जब दोस्तों हम अपना टेनेंसी राइट किसी और को देते हैं, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आने वाले टाइम में वो टेनेंट से जब हम प्रॉपर्टी को वैकेट करवाएं तो वो हमसे पैसे मांगेगा। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां मकान मालिक जब मकान खाली करवाता है तो टेनेंट उससे पैसा मांगता है, दिस इज टेनेंसी राइट। तो वो एक तरह से अपना टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर रहा होता है। टेनेंसी राइट जो होता है उसको ट्रांसफर करना दोस्तों ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। और इट मे बी पॉसिबल कि एक टेनेंट दूसरे टेनेंट को अपना राइट ट्रांसफर करके चला जाए,
लेकिन दोस्तों ये कोई सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, इसको सर्कुलर में क्लैरिफाई किया गया है बाय द सीबीआईसी, इट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। दोस्तों हम इसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। जो सेकंड क्लैरिफिकेशन डियर सीबीआईसी ने यहां पर दिया है वो भी आप लोग नोट कर लो, दैट इज इन रिलेशन टू जॉइंट वेंचर। दोस्तों ये जो सेकंड क्लैरिफिकेशन हमारे सामने है ये जॉइंट वेंचर है। सर ये जॉइंट वेंचर क्या होता है जरा हमें बताइए, एक बार आप इसको नोट करिए फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो आप यहां पर एक एग्जाम्पल नोट करेंगे दोस्तों, और इस एग्जाम्पल में आप लिखेंगे इफ देयर आर 4 मेंबर्स, 4 मेंबर हैं दोस्तों, उन्होंने एक जॉइंट वेंचर क्रिएट किया और आप यहां पर लिखेंगे ईच कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज 100, ईच कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज 100। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट माय डियर फ्रेंड्स, टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, 400 रुपीज हो जाता है, राइट। अच्छा अब इस 400 का सपोज करो वो क्या करते हैं, यूज फॉर परचेज मशीनरी। आप लोग हमारी क्लासेस में जितने भी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं दोस्तों ये सब हमने आईसीआई मटेरियल को कवर करके बनाए हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप जो भी पढ़ रहे हो दोस्तों ये एवरीथिंग आईसीएआई स्टडी मटेरियल से कवर किया गया है, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। यूज फॉर परचेज मशीनरी टू बी यूज्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, है ना। तो इन 4 लोगों ने क्या किया दोस्तों, एक जेवी बनाई, जॉइंट वेंचर बनाया, चारों लोग उसमें 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट, द टोटल अमाउंट इज 400। अच्छा इस 400 रुपए से ये लोग क्या करेंगे, ये दोस्तों एक मशीनरी परचेज करेंगे और ये चारों लोग उस मशीनरी को ऑयल एक्सप्लोरेशन में काम लेंगे, ये जो ऑयल एक्सप्लोर किया जाता है इसमें काम लेंगे। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इन लोगों ने जो जॉइंट वेंचर बनाया है और ये खुद ही उसमें सेल्फ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उससे इन्होंने एक मशीनरी परचेज करी जिससे वो ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे, क्योंकि अगर ये डिफरेंट मशीनरी परचेज करके लाते तो इनके लिए बर्डनफुल होता, तो इन्होंने एक जेवी बना लिया कि भाई अपन चारों लोग मिलकर एक मशीनरी परचेज कर लेते हैं। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या इसे आप सप्लाई मान सकते हो और क्या इस पर जीएसटी लगेगा? तो इसका आंसर आप जरूर नोट करिएगा जो सीबीआईसी ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। सीबीआईसी ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है एक बार दोस्तों इसको प्लीज नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। इन द above case, कैश कॉल्स, इसको कैश कॉल बोलते हैं डियर, कैश कॉल्स will not be subject to GST, Why? रीजन लिखिए, क्योंकि एग्जाम में नंबर रीजन लिखने के मिलते हैं। सिंस द ऑपरेटिंग मेंबर is not carrying out an activity for another for consideration। दोस्तों ये एक ऐसा जॉइंट वेंचर है जहां पर सभी लोग 100 रुपीज ईच कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई भी मेंबर किसी अनदर मेंबर को सर्विस नहीं दे रहा। इट इज कॉल्ड कैश कॉल। इन्होंने अपना एक कैश कॉल किया और कोई इसमें ऑपरेटिंग मेंबर नहीं है, चारों लोग उसको एज ए जॉइंट वेंचर यूज कर रहे हैं, तो ये जो एक्टिविटी है दोस्तों इस पर जीएसटी नहीं लग सकता, राइट।
क्योंकि कोई भी मेंबर किसी अनदर मेंबर के लिए काम नहीं कर रहा है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को जो सेकंड एग्जांपल दूंगा जॉइंट वेंचर का, वहां पर जीएसटी लगेगा और आप देखेंगे दोस्तों उसे सप्लाई माना जाएगा। तो आप लोग एक बार सेकंड एग्जांपल भी लिख लो ताकि आपको बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि मैं आप लोगों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहता हूं। दोस्तों अगर सपोज करो हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, 4 मेंबर्स इन द जेवी। सपोज करो दोस्तों किसी जेवी में 4 मेंबर हैं, है ना, इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग मेंबर। ये जो 4 हैं दोस्तों इनमें एक ऑपरेटिंग मेंबर भी है, राइट। इसमें क्या है जी, एक ऑपरेटिंग मेंबर भी है। ये जो 4 है इसमें एक ऑपरेटिंग मेंबर है। अब सुनना डियर, अब की बार फिर से ईच कॉन्ट्रीब्यूट, दोस्तों ईच कॉन्ट्रीब्यूट ₹100 ईच, है ना, बिल्कुल, एज पार्ट ऑफ their share, as a part of their share. So what is the total amount collected? मुझे बताओ दोस्तों कितना अमाउंट यहां पर कलेक्ट हुआ है, दैट इज ₹400। ये जो 4 लोग हैं ये मिलकर अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो टोटल 400 रुपए कलेक्ट होते हैं। अच्छा अब आगे सुनना डियर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो ऑपरेटिंग मेंबर है, नोट कर लो इसको, दी ऑपरेटिंग मेंबर, ये जो ऑपरेटिंग मेंबर है दोस्तों, देयर आफ्टर यूज इट्स ओन मशीन, वो अपनी खुद की मशीन यूज कर रहा है, एंड परफॉर्म exploration activity on behalf of JV, चारों लोगों ने 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया, टोटल अमाउंट जो कलेक्ट हुआ है दैट इज 400। फिर इन 4 में से जो एक ऑपरेटिंग मेंबर था दोस्तों, उस ऑपरेटिंग मेंबर ने क्या किया दोस्तों, उसकी खुद के पास एक मशीन थी, उसे यूज किया और वो 400 उसने अपने पास रख लिए और वो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी कर रहा है ऑपरेटिंग मेंबर ऑन बिहाफ ऑफ जेवी। तो दोस्तों यहां पर एक बंदा उन 4 के बिहाफ पर काम करेगा, जेवी के बिहाफ पर काम करेगा और अपनी सर्विस देगा, अपनी मशीन से सर्विस देगा। तो दोस्तों इसके लिए क्लैरिफिकेशन क्या आया, तो यहां पर सीबीआईसी ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया दोस्तों, जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। तो यहां पर क्लैरिफिकेशन ये आया है दोस्तों, इन दिस केस, ये वाला जो केस है इसमें जो ऑपरेटिंग मेंबर है, ओएम का मतलब हो गया ऑपरेटिंग मेंबर, यूजेस इट्स ओन मशीन, है ना, एंड देयरफॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और वो सर्विस दे रहा है। तो आपने देखा दोस्तों जो पहले वाला एग्जाम्पल था उसमें कैश कॉल थी चारों की, चारों ने पैसे इकट्ठा करके एक नई मशीन खरीदी, तो उसमें कोई ऑपरेटिंग मेंबर नहीं है, तो उसको उन लोगों ने सप्लाई नहीं माना, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन इस एग्जाम्पल में 4 लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, एक ऑपरेटिंग मेंबर था जो अपनी मशीन यूज करेगा ऑन बिहाफ ऑफ जेवी, तो दोस्तों ये माना जाएगा कि वो ऑपरेटिंग मेंबर जेवी को अपनी सर्विस दे रहा है। सो इट इज लाइबल फॉर जीएसटी। तो आई थिंक दोस्तों ये सीबीआईसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर था। आई एक्सपेक्ट कि आपको बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर ठोक दो यार, आपका लाइक बहुत मोटिवेट करता है मुझे, सच बता रहा हूं डियर, बहुत मोटिवेट करता है। अच्छा सर, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताओ कि ये जो आप ऐसे राइटिंग करते हो इससे कुछ बेनिफिट होता है क्या आप लोगों को, प्लीज मुझे जरूर बताना दोस्तों, राइट। ओके
चलिए, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया जो सर्कुलर है। अब दोस्तों मैं एक नया सर्कुलर आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एमसीक्यू के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग नोट करेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, है ना, PSLC। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिन्हें हम लोग शॉर्ट में PSLC बोलते हैं, इन्हें डियर जो CBIC है, PSLC आर टैक्सेबल एज गुड्स। दोस्तों इनकी ट्रेडिंग होती है, और इनकी जो ट्रेडिंग होती है दोस्तों, एज पर सिक्योरिटी एक्सचेंज जो हमारे देश में बोर्ड बना हुआ है सेबी, उसने इनको सिक्योरिटीज नहीं माना है। PSLC आर नॉट सिक्योरिटीज, है ना। ये कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आसानी से ट्रेडेबल होते हैं, बेचे जा सकते हैं। तो CBIC ने दोस्तों इन्हें गुड्स माना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और गुड्स माना है तो इनके ऊपर GST भी लगाया जा सकता है। GST लगेगा नहीं लगेगा इट इज अ डिफरेंट मैटर, लेकिन इन्हें गुड्स माना गया है। और CBIC ने दोस्तों अपने क्लैरिफिकेशन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि PSLC आर नॉट सिक्योरिटीज। ये जो PSLC होती है, इनको कभी भी सिक्योरिटी ना माना जाए, ऐसा लिखा है उन्होंने। तो दोस्तों क्योंकि जो सिक्योरिटी होती है ना, सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स नॉट सर्विस। सिक्योरिटीज को ना तो हम गुड्स बोलते हैं और ना ही हम सिक्योरिटीज को सर्विसेज बोलते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि PSLC आर नॉट सिक्योरिटीज बट इट शुड बी ट्रीटेड एज गुड्स। और गुड्स पर क्या लगना चाहिए, GST लगाया जा सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सर्कुलर हैं जो मैंने आप लोगों को शेड्यूल नंबर 2 के बाद बता दिए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा को, अपनी ट्रैवलिंग को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों हम लोग सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि सप्लाई का कॉन्सेप्ट ही बैकबोन होता है GST का। और सप्लाई के कॉन्सेप्ट में दोस्तों हमने सेक्शन 7 1A B C पढ़ लिया है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A जिसमें हमने शेड्यूल 2 पढ़ लिया है। दोस्तों आज हम एनालिसिस करेंगे सेक्शन 7.2 का। और 7.2 में दोस्तों क्या चीज है, यहां पर एक नेगेटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब है दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिन्हें आपको सप्लाई नहीं मानना है। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, आपको उन्हें किसी भी कंडीशन में सप्लाई नहीं मानना है दोस्तों, है ना। नॉट सप्लाई एज सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक नेगेटिव लिस्ट लेकर आऊंगा, और ये नेगेटिव लिस्ट आपको लर्न करनी है, याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर ये आपके क्वेश्चन में आती है और अगर आपने इनको सप्लाई मान लिया और इन पर GST लगाने की अगर आपने तैयारी कर ली डियर, तो आपका टोटली रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो आप नोट करो डियर, ये नेगेटिव लिस्ट कहाँ है, और इसके लिए आप लोग नोट करेंगे शेड्यूल नंबर 3। दोस्तों मैं आप लोगों को शेड्यूल नंबर 3 बताने जा रहा हूं। शेड्यूल नंबर 3 में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज बताऊंगा जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, है ना। तो आप लोग यहां पर एक बार फटाफट से नोट डाउन करना शुरू करो, फिर हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज शेड्यूल 3 लिखिए, इसमें लिख लो एक्टिविटीज which shall be neither treated as supply of goods, है ना, nor as supply of services।
तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज बताने जा रहा हूं विच शैल बी नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट नोट करो और फिर हम इनको डिटेल में समझते हुए जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, सर्विसेज बाई एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर in the course or furtherance of business, in the course or furtherance of sorry in the course नहीं है ये, इसको आप ऐसे नोट करें, in the course or relation to employment, in relation to employment, but services outside employment क्वालिफाई एज सप्लाई। लेकिन जो सर्विसेज हमारे एम्प्लॉयमेंट की टर्म से बाहर रहेंगी, आउटसाइड, एक बार नोट कर लो, क्वालिफाई एज सप्लाई। दोस्तों यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स भी नोट कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम्पल्स बड़े काम के हैं। एग्जाम्पल में आप पहला एग्जाम्पल नोट करेंगे, सर्विसेज on contract basis to an associate company, of the employer. Services on contract basis to an associate company of the employer. सेकेंड पॉइंट आप नोट करेंगे इसमें, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। और थर्ड पॉइंट भी आप यहां पर नोट करेंगे, not joining a competing business, है ना, competing business, liable being, इसको आप लाइबल लिखोगे और इसके आगे आप लिख सकते हैं बीइंग सर्विस ऑफ फॉरबियरेंस। दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी लोग जॉब कर रहे होते हैं, जो लोग एम्प्लॉय होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहे होते हैं, आई एग्रीड। दोस्तों वो अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहे होते हैं, आई एग्रीड। लेकिन दोस्तों शेड्यूल नंबर 3 मना कर रहा है सप्लाई मानने से। अगर आप एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स के रीजन से अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहे हो ड्यू टू द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां पर आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, तो जो भी काम एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए करेगा हम उसको बिल्कुल भी सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि डियर गवर्नमेंट का इंटेंशन नहीं है कि यहां पर जीएसटी लगे। वरना आज जितने भी लोग एम्प्लॉय हैं जिनका पैकेज है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 CR, तो वो अपने पैकेज के ऊपर जीएसटी लगाएंगे कि एम्प्लॉयर जरा जीएसटी दो मुझे क्योंकि मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। लेकिन डियर वो नहीं लगाते। जितने भी एम्प्लॉय हैं वो कभी भी अपने पैकेज पर, अपनी सैलरी पर जीएसटी एम्प्लॉयर से चार्ज नहीं करते।
लेकिन दोस्तों जहां पर एम्प्लॉयमेंट वाली बात नहीं है, वहां अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को सप्लाई दे रहा है सर्विसेज की, तो इट इज लाइबल फॉर जीएसटी और उसको सप्लाई माना जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं, वो एम्प्लॉय नहीं कहलाते हैं दोस्तों, क्योंकि वहां पर जो काम होता है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस होता है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे सपोज करो आप एक्स लिमिटेड में जॉब करते हो, तो आप एक्स लिमिटेड के तो एम्प्लॉय हो, तो सैलरी मिलेगी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन एक एक्स लिमिटेड की एसोसिएट फर्म है वाई लिमिटेड, राइट, और आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आपने कुछ वर्क वाई लिमिटेड के लिए भी किया, लेकिन वो आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया। अच्छा, एक्स लिमिटेड के लिए भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, लेकिन वहां आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, तो जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होगा, जहां आप एक्स लिमिटेड को सर्विस दोगे, तो इट इज नॉट अ सप्लाई। लेकिन अगर यही काम दोस्तों आप वाई लिमिटेड के लिए कर रहे हो, जो कि एक्स की एसोसिएट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस, बिकॉज आप वाई लिमिटेड के लिए जो काम कर रहे हो दैट इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और कंपनी आपको एक अलग से मनी देती है कि भाई आप कॉम्पिटिटर का बिजनेस ज्वाइन नहीं करोगे, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स के कारण पैसा नहीं मिल रहा, वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है आपका उससे कि भाई मैं एज ए एक्स लिमिटेड एम्प्लॉय हूं, तो मैं आपका जो कॉम्पिटिटर है, सपोज वाई लिमिटेड इज अ कॉम्पिटिटर, तो मैं उसके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करूंगा। इसके लिए एक्स लिमिटेड अगर आपको पैसा दे रही है, तो दैट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्योंकि आपने पढ़ा है दोस्तों शेड्यूल 2 में कि किसी काम को ना करने का पैसा मिलता है, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है। यस सर, बात बिल्कुल समझ में आ रही है जी, तो ठोको लाइक अगर बात समझ में आ रही है। चलिए जी, सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। शेड्यूल नंबर 3 का जो सेकंड पॉइंट है, एक बार इसको नोट जरूर करिएगा दोस्तों। ये चीजें जब आप नोट करोगे तो आपके माइंड को मैसेज जाएगा और चीजें फटाफट से आप लोगों को याद हो जाएगी। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे सर्विसेज बाई एनी कोर्ट। सर्विसेज बाई एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। सर्विसेज बाई एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिशमेंट। ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिशमेंट अंडर एनी लॉ। अंडर एनी लॉ। दोस्तों जब मैं आपको नोट डाउन करने के लिए बोलूं तब आप नोट डाउन कर लिया करो, जब मैं आपको समझाता हूं तब आपको नोट डाउन नहीं करना है, राइट। आपको इसी तरीके से पॉलिसी फॉलो करनी है। तो सर्विसेज बाई एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, है ना। इसमें भी एक बार आप फटाफट से नोट कर लो, मैं कुछ स्पेशल पॉइंट नोट करवा रहा हूं फिर समझाऊंगा। लिविएबिलिटी, लिविएबिलिटी, लिविएबिलिटी ऑफ जीएसटी, लिविएबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन अमाउंट ऑब्लिक फीस चार्ज बाई कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, रिड्रेसल कमीशन कैरेक्टरसिस कैरेक्टरसिस ऑफ आ ट्रिब्यूनल। और नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे इसमें, फीस पेड बाई लिटिगेंट्स, फीस पेड बाई लिटिगेंट्स while registering complaints
कंप्लेंट्स नॉट लिविएबल टू जीएसटी। तो एक बार इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लो, इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लो। एनी पेनल्टी इन कैश, एनी पेनल्टी इन कैश imposed by or amount paid also not attract GST। तो ये सारी बातें डियर एक बार आप फटाफट से नोट कर लीजिए और थोड़ी अपनी आदत, थोड़ी स्पीड को बढ़ाइए दोस्तों। अगर आपकी स्पीड कम है, क्योंकि एग्जाम 3 घंटे का है, लेकिन आपको टाइम वहां कम मिलेगा दोस्तों, पेपर ज्यादा बड़ा आता है। चलिए फटाफट से लिखिएगा। शेड्यूल नंबर 3 का सेकंड पॉइंट मैं बता देता हूं क्या कहता है दोस्तों। अगर आप न्यायालय के पास जाते हैं, कोर्ट की शरण में जाते हैं, माई लॉर्ड बचाओ बचाओ मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो दोस्तों बहुत सारे लोग जब कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में अपना केस फाइल करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो टैक्सेशन होता है, यहां पर एक ट्राइब्यूनल होता है। जब आप किसी भी चीज से परेशान हो, किसी भी ऑर्डर से आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। उससे पहले कुछ स्पेशल ट्राइब्यूनल्स होते हैं जो लॉ के अंदर इस्टेब्लिश किए जाते हैं, है ना। वो भी कोर्ट ही है डियर, वो भी एक जुडिशियल प्रोसेस होती है। तो आप ट्राइब्यूनल में जाते हो, फिर ट्राइब्यूनल से जब आपको डिफीट मिलता है तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हो। तो वहां पर आपको एक फीस जमा करानी पड़ती है और कोर्ट आपको क्या देता है, सर्विस देता है, आपकी बातों को सुनता है। लेकिन दोस्तों कोर्ट में जो फीस जमा हो रही है, देखो मैं लीगल सर्विस की बात नहीं कर रहा, मैं एडवोकेट सर्विस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि जो कोर्ट है, जो माई लॉर्ड वहां पर बैठे हैं, जो कि ऑर्डर करते हैं, वो आपको सर्विस देते हैं, वहां पर आप पैसा जमा कराते हो, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, ऐसा शेड्यूल नंबर 3 में लिखा है। तो जितने भी कोर्ट होते हैं, जितने भी ट्राइब्यूनल्स होते हैं जहां पर आपको सर्विसेज मिलती है दोस्तों, उस पर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि उसे सप्लाई मानने से मना कर दिया है। एक बात और बताता हूं, एक क्लैरिफिकेशन आया। एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होता है दोस्तों। तो ये कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन क्या होता है? ये डियर एक प्रकार का ट्राइब्यूनल है जहां पर कंज्यूमर्स अपने डिस्प्यूट, अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। तो क्लैरिफिकेशन में ये लिखा गया कि इट इज ऑल्सो इन द नेचर ऑफ ट्राइब्यूनल। ये भी एक तरह का ट्राइब्यूनल है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एक संस्था है, एक बॉडी है, जहां पर लिटिगेंट्स फीस पे करते हैं, अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कराते हैं। लेकिन दोस्तों जीएसटी नहीं लग पाएगा, बिकॉज इसे भी सप्लाई नहीं माना गया है, एंड इट इज ऑल्सो कवर्ड इन पॉइंट नंबर 2 ऑल्सो। अच्छा दोस्तों, एक बात और बता देता हूं आपको। अगर कोई पेनल्टी लगाई जाती है इन कैश, इम्पोज बाई और अमाउंट पेड ऑल्सो नॉट अट्रैक्ट टू जीएसटी। अगर जो न्यायालय होता है, जो कोर्ट होता है, वो आपके ऊपर किसी प्रकार की पेनल्टी इंपोज करता है, तो जब आप उस पेनल्टी को जमा कराओगे दोस्तों, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर जितनी भी कोर्ट हैं, जितने भी ट्राइब्यूनल हैं इंडिया में, सबका नाम मैं नहीं ले सकता, वो लोग जब भी कोई आपको सर्विसेज देंगे, आप वहां फीस जमा कराओगे, हम उसको बिल्कुल भी दोस्तों सप्लाई नहीं मानने वाले। आई थिंक दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए जी, थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो शेड्यूल नंबर 3 है उसका थर्ड पॉइंट, और फटाफट से नोट करना शुरू करो। थर्ड का जो ए पॉइंट है दोस्तों, उसमें लिखा है फंक्शंस परफॉर्म बाई द members of parliament, comma, state legislature, municipalities,
municipalities and other local authorities. Functions performed by the members of parliament, state legislature, municipality and other local authorities. बी पॉइंट नोट करेंगे, ड्यूटीज परफॉर्म बाई द members of पार्लियामेंट, सॉरी वापस रिपीट कर दिया शायद मैंने, ड्यूटीज परफॉर्म बाई एनी पर्सन who hold any post in constitution, और सी पॉइंट लिख लो, ड्यूटीज परफॉर्म बाई एनी पर्सन, a chairman or a member or a director in a body establishment by the CG or SG और local अथॉरिटी। तो ये जो थर्ड पॉइंट है डियर, इसको एक बार पूरा नोट कर लें। मैं आप लोगों को शेड्यूल नंबर 3 पढ़ा रहा हूं। मैं आप लोगों को ऐसी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बता रहा हूं जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और ना ही दोस्तों सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, राइट। दोस्तों थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इफ देयर आर सम फंक्शंस, अगर कोई ऐसे फंक्शंस हैं जिन्हें परफॉर्म किया जा रहा है, और परफॉर्म कौन कर रहा है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप एमपी बोलते हो। एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, ये नाम सुना होगा आपने, जिनको आप हम जनता में से ही चुन कर भेजते हो, चुन कर। क्योंकि दोस्तों पार्लियामेंट में पूरे इंडिया की जो सिटीजन है वो तो जा नहीं सकते, तो वो अपने एरिया में से, अपनों में से किसी एक को चुनकर वहां भेजते हैं कि भाई जाओ वहां हमको रिप्रेजेंट करो, और वो लोग वहां सोते हुए मिलते हैं, नींद लेते हुए मिलते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो जितने भी एमपी हैं, एमएलए हैं, म्युनिसिपैलिटी के मेंबर हैं, लोकल अथॉरिटी के मेंबर हैं, क्योंकि लोकल बॉडीज के भी इलेक्शन होते हैं दोस्तों। सो दे आर नॉट सेलेक्टेड पर्सन, दे आर इलेक्टेड पर्सन्स। ये जितने भी लोगों की मैं बात कर रहा हूं ये सब इलेक्टेड पर्सन है। अच्छा, इलेक्टेड पर्सन फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, इनको पैसा भी मिलता है, गवर्नमेंट से बहुत पैसा मिलता है, लेकिन दोस्तों क्लियरली मेंशन्ड है कि इनको सप्लाई नहीं मानना है। मतलब ये जो भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे उन पर कभी भी कोई जीएसटी नहीं लगने वाला, क्योंकि यही लोग लॉ बनाते हैं। तो इन्होंने क्लियरली बोल दिया भाई हम जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे इट इज नॉट ए सप्लाई। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा होता है दोस्तों, और हमारी कंट्री में बहुत सारी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, CAG का नाम सुना होगा आपने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, राइट। तो ये जैसे विधानसभा, जैसे हमारी पार्लियामेंट का स्पीकर होता है, जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं, व्हेन दे आर परफॉर्म द ड्यूटीज, तो वो लोग जब अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे तो लॉ कहता है हम उसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। इट इज ऑल्सो नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल माई डियर फ्रेंड्स, कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं वो लोग जब अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है। अच्छा,
ये जो सी नंबर का पॉइंट है ये क्या कहता है दोस्तों, ड्यूटीज परफॉर्म बाई एनी पर्सन, ड्यूटीज परफॉर्म बाई एनी पर्सन और अ चेयरमैन और अ मेंबर और अ डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टेब्लिश बाई द सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडी। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, अगर उसकी कोई बॉडी है, कोई स्टैब्लिशमेंट है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, क्रिएट करी है बाई द एक्ट, तो उसके जो चेयरमैन्स होते हैं, जैसे सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं राजस्थान में रहता हूं दोस्तों, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने यहां पर एक बॉडी बनाई है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राइट। राजस्थान एक हाउसिंग बोर्ड बॉडी है। राजस्थान में जैसे एक बॉडी है जिसका नाम है राजस्थान स्टेट मिनरल्स कॉरपोरेशन, तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स हैं, तो ये एक अलग बॉडीज बनाई गई हैं, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो इसके अंदर जो चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं, ये सब चेयरमैन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो वो जो चेयरमैन होते हैं जो सीट पर बैठे होते हैं, वो लोग जब अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं तो उसे भी सप्लाई नहीं माना जाता है। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को पॉइंट नंबर 3 भी समझ में आया होगा, इसे भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे। चलो जी, अब फटाफट से पॉइंट नंबर 4 नोट करो। शेड्यूल नंबर 3 का पॉइंट नंबर 4 आपको क्या बोलता है, सर्विसेज ऑफ फ्यूनिरल, ब्यूरियल और सिरमोटोरियम, सिरमोटोरियम और मॉर्चरी, मॉर्चरी जो होती है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड पर्सन। डिजीज्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिजीज का मतलब होता है डेड बॉडी। दोस्तों ये बात हो जाती है राम नाम सत्य है की, बहुत सारे लोग डियर जो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। दोस्तों ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो आया है वो एक दिन जाएगा जरूर, क्योंकि यहां कोई परमानेंट लाइसेंस नहीं मिलता है पृथ्वी पर। अगर आपने जन्म लिया है डियर तो एक दिन मरना तो पड़ेगा ही, है ना, सबको मरना पड़ेगा डियर, इसको बुरा या अच्छा मानने वाली बात नहीं है, इट इज अ यूनिवर्सल लॉ, राइट। तो जो लोग खत्म हो जाते हैं, भगवान आत्मा को शांति दे, तो लास्ट टाइम पर डियर उनकी कुछ एक्टिविटीज होती है, जैसे डेड बॉडी का फ्यूनिरल होता है, कई जगह ब्यूरियल होता है, जलाया जाता है, दफनाया जाता है। सिरमोटोरियम मतलब उनका जो लास्ट एक अंतिम दर्शन बोलते हैं। मॉर्चरी होती है जहां डेड बॉडी को रखा जाता है, और डेड बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है डियर। तो ये जो सर्विस है, बहुत सारे लोग तो डियर यही काम करते हैं, वो दिन भर यही सोचते हैं कि भाई आज बहुत कम क्लाइंट आए हैं, रोज 10-15 आ जाते थे, आज तो 5 ही आए हैं, भाई क्या बात है। तो वो लोगों का तो काम ही डियर यही है, वो सर्विस देते हैं, ब्यूरियल सर्विस, फ्यूनरल सर्विस, वो ये काम करवाते हैं, है ना, वो ये सब चीजें अरेंज करते हैं। लेकिन दोस्तों वो लोग जब सर्विस देंगे, आप खुद दिल से पूछो क्या इस पर जीएसटी लगना चाहिए ना। फाइनेंस मिनिस्टर को लगा कि अगर इसको सप्लाई मान लेंगे तो आत्मा पीछा नहीं छोड़ेगी, तो उसने तुरंत बोल दिया कि इट इज नॉट अ सप्लाई। तो दोस्तों इस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। पॉइंट नंबर 5 नोट कर लो दोस्तों, शेड्यूल नंबर 3 का पॉइंट नंबर 5 आपको क्या बोलता है, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड एंड subject to para 5B of schedule 2, comma sale of building। दोस्तों जब हम कोई बिल्डिंग सेल करते हैं, जब हम किसी लैंड को सेल करते हैं, तो उस पे भी जीएसटी नहीं लग सकता। वाई जीएसटी इज नॉट लेविएड, बिकॉज इसको सप्लाई नहीं माना गया है, और वैसे भी आप जिसके लिए कर रहे हो वो गुड्स भी नहीं है। लेकिन दोस्तों बी कॉशियस, इन्होंने बोला सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2। ये मैंने आपको शेड्यूल 2 में पढ़ाया था, पैरा 5B। जब आप किसी फ्लैट को परचेज करने जाते हो, जब आप किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में बुकिंग कराते हो, तो वहां पर दोस्तों जब बिल्डर आपको बुकिंग करके आपसे एडवांस मनी ले लेता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो इट शुड बी ट्रीटेड एज
सप्लाई ऑफ सर्विस। इसलिए बोला भाई देखो लैंड बिल्डिंग बेचना इज नॉट अ सप्लाई, लेकिन इफ इट इज अ मैटर ऑफ पैरा 5B तो हम उसको सप्लाई भी मानेंगे और फिर हम उस पर जीएसटी भी लगाएंगे, एंड इट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। पैरा 5B जब आप देखोगे तो इट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस, राइट। दोस्तों आप लोगों को यहां पर पॉइंट नंबर 6 भी फटाफट से नोट कर लेना है इन शेड्यूल नंबर 3। इट इज द लास्ट पॉइंट इन शेड्यूल नंबर 3, एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स other than lottery betting, other than lottery betting and gambling दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा लॉटरी जो बैटिंग गैम्बलिंग है, एक बार आप इसमें छोटी छोटी 2 बातें और नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। ओनली लॉटरी betting and gambling are treated as supply, है ना। और एक आप यहां पर छोटा सा काम और नोट कर लो, फिर हम अपनी क्लास को आज फिनिश करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स। आप यहां पर दोस्तों एग्जाम्पल नोट कर लो एक्शनेबल क्लेम्स के, जैसे आप नोट करो लॉटरी हो गया, गैम्बलिंग हो गया, बैटिंग हो गया, राइट टू बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, डिबेंचर्स, है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, promissory notes, bank guarantee, fixed deposit, arrear of rent, etc। दोस्तों एक बार आप पॉइंट नंबर 6 को पूरा नोट कर लेंगे और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों आप लोगों ने पहले कभी एक्शनेबल क्लेम्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं दोस्तों? इट इज अ क्लेम टू एनी डेप्ट। अगर आप किसी से पैसा मांगने का अधिकार रखते हो, किसी से डेप्ट मांगने का आपके पास राइट है, तो वो एक्शनेबल क्लेम है, बट इट शुड नॉट बी सिक्योर्ड। लेकिन एक्शनेबल क्लेम कभी भी सिक्योर्ड नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई पैसा आप मांगते हो उसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, देन इट इज नॉट एक्शनेबल क्लेम। सपोज करो बैंक ने आपको लोन दिया और आपके हाउसिंग पेपर्स मोर्गेज कर लिए, तो इट इज नॉट एक्शनेबल क्लेम। बैंक आपसे पैसा तो मांगता है लेकिन उसने सिक्योर्ड कर रखा है, तो सिक्योर्ड जो लोन्स होते हैं, डेब्ट्स होते हैं, वो कभी भी एक्शनेबल क्लेम नहीं होते हैं। लेकिन जैसे एरियर ऑफ रेंट है, आप किसी किराएदार से किराया मांगते हो तो वो भी एक अनसिक्योर्ड डेब्ट है, उसको आप एक्शनेबल क्लेम बोलोगे। एफडी को बोलोगे, आपने कोई लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग में आपने पार्टिसिपेट किया है और आप वहां पर प्राइज विन कर जाते हो, तो आपका एक क्लेम ऑफ डेब्ट क्रिएट हो जाता है। आप सामने वाले से पैसा मांगने का राइट रखते हो, उसको हम एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। अब दोस्तों बड़े काम की बात बताता हूं, एक्शनेबल क्लेम्स को जीएसटी के अंदर गुड्स माना गया है। ध्यान से सुनना, एक्शनेबल क्लेम्स को जीएसटी के अंदर गुड्स माना गया है, राइट। तो इसका मतलब फिर जब भी एक्शनेबल क्लेम होगा या आप अपना गुड्स किसी को ट्रांसफर करोगे, सप्लाई करोगे, तो उस पर क्या लगना चाहिए? जीएसटी। लेकिन दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, एक्शनेबल क्लेम को जीएसटी में गुड्स तो माना है, लेकिन लॉ ने बोला कि हम एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई नहीं मानेंगे। अरे गुड्स मान लिया, लेकिन अगर आप सप्लाई नहीं मानोगे तो बात खत्म हो गई। केवल गुड्स होने से काम थोड़ी चलेगा, सप्लाई भी तो होना चाहिए। तो शेड्यूल 3 बोलता है कि एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स, ये तो मेरे को पता है, लेकिन बट एक्शनेबल क्लेम्स आर नॉट सप्लाई। लेकिन आगे बोलता है
अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। दोस्तों जब आप किसी लॉ को पढ़ते हो और इसमें एक्सक्लूजन पढ़ते हो, और अगर एक्सक्लूजन में एक और एक्सक्लूजन आ जाए तो दोस्तों एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन इंक्लूजन बन जाता है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आपने पढ़ा कि एक्शनेबल क्लेम इज नॉट अ सप्लाई, लेकिन एक्शनेबल क्लेम में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें सप्लाई मानना पड़ेगा। वो कौन है? लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। तो मैंने साफ लिखा है कि जो लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग होती है, यही वो एक्शनेबल क्लेम्स हैं जिन्हें आपको सप्लाई मानना है। जो बाकी के एक्शनेबल क्लेम्स हैं, जैसे एरियर ऑफ रेंट हो गया, एफडी हो गई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग के अलावा बाकी जितने भी एक्शनेबल क्लेम बच जाएंगे दोस्तों, उन्हें सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो जब आप लॉटरी का टिकट खरीदोगे, जब आप बैटिंग गैम्बलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, तो वहां एक राइट टू क्लेम क्रिएट होता है और दोस्तों उसे सप्लाई माना जाता है। वो एक एक्शनेबल क्लेम है एंड इट इज लाइबल फॉर जीएसटी, राइट। तो आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ये 6 पॉइंट आपको अच्छे से याद करके जाने हैं, जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। दोस्तों एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है डियर तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा इसको बाकी स्टूडेंट्स के साथ, और घर पर पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, और जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी क्लासेस।